तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने के बाद निपुण शर्मा की होगी गिरफ्तारी, विपक्ष ने किया ऐलान, भाजपा को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले 32 लोगों को होगी अब जेल, कोर्ट सुनाएगा 18 जुलाई को फैसला, अंधभक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एआईएमआईएम के जिला महानगर के 250 अधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा, योगी से हैं परेशान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना पर जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को दी सीधी धमकी, कहा हमें पक्की नौकरी चाहिए, सरकार का दोगलापन नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तेलंगाना के सीएम केसीआर ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा तेलंगाना का 10% विकास करके बताए भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए आज दिल्ली में मंथन, प्रदेश के 15 नेताओं को बुलाएगा, कई दिग्गज भी रहेंगे शामिल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो निपुण शर्मा को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने के बाद निपुण शर्मा की होगी गिरफ्तारी, भाजपा में मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नाम पर सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सदस्य निपुण शर्मा, जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान दिया था, उसको गिरफ्तार करने का आदेश पारित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिन्हा को कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि वायरल दावा झूठा है, हमें ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट में नहीं मिली है जिसमें यह बताया गया है कि सिन्हा ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने से जुड़ी ऐसी बातें कही हैं। यशवंत सिन्हा की फोटो के साथ लिखा गया है कि ब्रेकिंग न्यूज, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के तुरंत बाद निपुण शर्मा को गिरफ्तार करने का आदेश पारित करूंगा, यशवंत सिन्हा। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत हैं। हिंदूवादी संगठन हिंदुओं को भड़काने के लिए और यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि निपुण शर्मा की कभी भी देश में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन यशवंत सिन्हा गिरफ्तारी करवाएंगे, ये बातें यशवंत सिन्हा ने नहीं कही हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने वाले अभियुक्तों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल, वरी करने के फैसले को बताया गलत। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने वाले आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट के बाइज्जत बरी करने के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और जिन लोगों को बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोप में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, अब उन लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में मुसलमानों ने याचिका दायर की है और इस पर 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती समेत 32 लोगों के नाम हैं और ये सभी इसमें दोषी करार थे। लेकिन कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के बाद जो बाबरी मस्जिद का फैसला था, उस पर मंदिर बनाने का फैसला दिया था, उसके बाद इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन अब इन लोगों के खिलाफ मुसलमान हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पाप किया था, इसके सबूत भी हैं और अब कोर्ट इन्हें सजा सुनाए और जेल में डाले। और जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सीबीआई कोर्ट ने, वो फैसला गलत सुनाया था, उसमें बाइज्जत बरी इन लोगों को कर दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले व्यक्तियों को अब सजा मिलेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना पर जयंत चौधरी की दो टूक, हमें पक्की नौकरी चाहिए, सरकार का दोगलापन बर्दाश्त नहीं। जय दोस्तों आपको बता दें कि महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के सुप्रीमो जयंत चौधरी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने एक बात कही थी, हमारी सरकार बनेगी तो भारत की सेना व केंद्र सरकार के साथ जोड़कर हम अपने यहाँ भर्ती कराएंगे। हमने वादा किया था कि इन्होंने भर्ती क्यों नहीं की। आप सोचो, हर साल 65 से 70 हज़ार लोग रिटायर हो जाते हैं, पिछली भर्ती इन्होंने खोली नहीं। एक तो इन्होंने जो भर्ती करनी थी वह कभी नहीं की, लगातार लोग रिटायर होते रहे और अब 40,000 तक की भर्ती करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 40,000 भर्ती करके ये 25% लोगों को आगे मौका देंगे, जबकि बाकी को सबको रिटायर कर देंगे। मैं आपको बता दें कि अब अग्निवीर योजना को लेकर जो है जयंत चौधरी ने कहा है कि हमें पक्की नौकरी चाहिए, सरकार का दोगलापन नहीं चाहिए। अगर हम नौकरी करेंगे तो हम कम से कम 50 साल की नौकरी करेंगे, हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए। तो अग्निपथ योजना का खुलकर इन्होंने विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा तेलंगाना का 10% विकास करके दिखाए भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हो रहे हैं। अब केसीआर ने बीजेपी को तारीख तय करने की खुली चुनौती दी है। सीएम राव ने चुनौती दी कि क्या वे तेलंगाना में जल्द चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को चुनाव की तारीख तय करने की हिम्मत है और वह चुनाव के लिए विधानसभा को भंग कर देंगे।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हम चुनौती देते हैं, अगर बीजेपी चाहे तो तेलंगाना का 10% विकास हमें करके बताए। जो भी विकास हमने किया है वो सिर्फ हमने ही किया है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने 1 रुपया भी तेलंगाना को नहीं दिया और 10% विकास भी तेलंगाना का अभी तक नहीं किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर देश के 2 राजनीतिक दल आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों की आबादी बढ़ने को लेकर चिंता जताई थी। वहीं अब इस मामले में सोमवार शाम को एएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया। उन्होंने सोमवार शाम को इस मामले को लेकर 2 ट्वीट किए, जिसमें ओवैसी ने कहा कि देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति नहीं है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार में युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला और मोदी पर भी ये बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाई कोर्ट से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी द्वारा मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी राहत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक स्थानीय अदालत में पेश होने से मिली छूट सोमवार को 28 जुलाई तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक स्थानीय अदालत में पेश होने से मिली छूट सोमवार को 28 जुलाई तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत को मानहानि याचिका पर सुनवाई 28 जुलाई से आगे की तारीख तक टालने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले महेश श्रीमल ने कहा था कि राहुल गांधी ने राफेल लड़ाकू युद्धक विमान सौदे को लेकर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कमांडर इन चीफ शब्द का इस्तेमाल किया था। स्थानीय अदालत ने दार मानहानि की शिकायत के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले साल 25 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे और अब भाजपा की बिना सुनते हुए राहुल गांधी को फिर से एक बार राहत जो है कोर्ट ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के जिला व महानगर के 250 अधिकारी देंगे सामूहिक इस्तीफा, भाजपा की बड़ी टेंशन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के अटाला प्रकरण में आरोपी बनने के बाद प्रदेश पर राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों की खामोशी के विरोध में जिला के पदाधिकारियों में भारी रोष है। इसी क्रम में पार्टी के जिला व महानगर के पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से एआईएमआईएम पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पार्टी के जिला मुख्य महासचिव फैजल वारसी के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एवं पूर्व पूर्वांचल अध्यक्ष इरफान मलिक से कई बार आग्रह किया गया कि वह प्रयागराज के जिला अध्यक्ष शाह आलम के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन उनकी ओर से इसकी कोई भी सुध नहीं ली गई और इसी से नाराज होकर अब 250 एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब एमआईएम के नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ही कोई व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा रहा है तो इस पार्टी में रहकर क्या फ़ायदा। आपकी क्या राय है दोस्तों इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए आज दिल्ली में मंथन। प्रदेश से 15 नेताओं को बुलाया गया, कई दिग्गज नेता भी रहेंगे शामिल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने के लिए आज दिल्ली में मंथन होगा। कांग्रेस अकालमान खुद ये बैठक करेगा और नए अध्यक्ष के नाम पर जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में जम्मू कश्मीर से करीब 15 नेताओं को बुलाया गया है, जिसमें कार्यवाहक अध्यक्ष रमण भल्ला, योगेश सैनी, रविंद्र शर्मा, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद विकार रसूल व कुछ कश्मीर के नेता शामिल हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के इस्तीफे और नए अध्यक्ष को लेकर खूब खींचतान चल रही है। गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए ही पार्टी अकालमान ने दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि अधिकतर नेता सोमवार को दिल्ली शाम को पहुंचेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो NSCN ने भारत सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप। यह दोस्तों आपको बता दें कि NSCN ने मोदी सरकार पर 3 अगस्त 2015 में समूह के साथ हस्तांतरित फ्रेमवर्क समझौते को धोखा देने की कीमत पर 16 सूत्रीय समझौते के एक नए संपादित संस्करण को आगे बढ़ाने की सख्त कोशिश करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया है। अपने MIP के माध्यम से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में NSCN ने कहा है कि चल रही भारत नागा राजनीतिक वार्ता पर मामलों की स्थिति अफसोस की बात है, क्योंकि दुष्ट तत्व भारत सरकार के आशीर्वाद के साथ विनाश को लक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कहीं भी हमने इस तरह के अनैतिक राजनीतिक पैतरेबाजी नहीं देखी। नागा राजनीतिक समाधान लाने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म से जुड़ी शक्ति द्वारा विनाशकारी ताकतों को प्रयोजित किया जा रहा है।
क्योंकि 1997 में ऐतिहासिक दूसरे भारत नागा युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के बाद बातचीत शुरू हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।